नमस्कार। मोदी राज में अर्थव्यवस्था की हालत को जांचने परखने की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। श्रृंखला की इस चौथी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि गरीबी किस तरह से किस पैमाने पर बढ़ी है और खास तौर पर पिछले एक साल में। जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि पिछले एक साल के पेंडेमिक में 23 करोड़ लोग और गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने जो गरीबों की संख्या बताई थी उसके हिसाब से करीब 37 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब उसमें अगर आप ये 23 करोड़ और जोड़ दें तो लगभग देश की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई है, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति है। आजादी के बाद के जो पहले 25 साल थे उस समय इस तरह से गरीबी थी, जिसको बाद में धीरे धीरे कम किया और 2005 से 2015 के बीच में भारत ने करीब 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। यानी उस सारी मेहनत पर, उस सारी जो भी उपलब्धि थी उस पर पानी फिर गया। और ये आंकड़े भी 23 करोड़ वाले जो हैं वो 6 मई को आए थे, यानी उसके पहले के आंकड़े हैं। उसके बाद जो गिरावट आ रही है और पैंडेमिक का असर हम देख रहे हैं, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि गरीबों पर कितनी जबरदस्त मार पड़ रही है पैंडेमिक की। उसके पहले भी हमारी आर्थिक नीतियों ने गरीबी को बढ़ावा दिया, खासतौर पर मोदी के युग में डिमोनेटाइजेशन के बाद। लेकिन ये पैंडेमिक बहुत भारी पड़ा है भारतीयों के लिए, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक रहती है और थोड़े से झटके में ही बिखर जाती है। तो आज हम इस पूरी फिनोमिना पर, परिघटना पर बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस श्रृंखला पर हमारे साथ बात करने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। आपका स्वागत है अरुण कुमार जी। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि ये बहुत ही भयानक तस्वीर दिख रही है। हम लोग खुश हो रहे थे कि 2005 से 2015 के बीच में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठा लिए गए हैं। हालांकि तमाम आंकड़े विवादास्पद हैं गरीबी के। 2011 के बाद से हमारे यहाँ गरीबों की सही तरह से गणना भी नहीं हुई है। तो लेकिन ये जो एक साल की जो मार पड़ी है वो, उसको कैसे जोड़ के देखेंगे आप पूरी अर्थव्यवस्था के फ्रेम में? देखिए, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये पैंडेमिक बहुत जल्दी फैलता है, तो इसमें लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ती है। और जब लॉकडाउन करते हैं तो आम आदमी घर से नहीं निकल पाता, काम पे नहीं जा पाता, तो उसकी आमदनी रुक जाती है। तो जब आमदनी रुक जाएगी तो वो फिर खपत नहीं कर पाएगा, जो उसका कंजम्पशन है वो गिर जाएगा और इसीलिए वो गरीबी की रेखा के नीचे चला जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये जो आंकड़े आए हैं कि 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, ये पूरी चीज़ नहीं दर्शाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि रोज़गार और काम, इन दोनों में फ़र्क है। कि जैसे अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपका रोज़गार नहीं गया, लेकिन काम बंद हो गया, तनख्वाह बंद हो गई। तो मेरा मानना है कि जो जिनकी तनख्वाह रुक गई या तनख्वाह कम हो गई, उनकी संख्या 23 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए वो निर्भर हुए कि सरकार का जो 5 किलो का राशन देना था, 1 किलो की दाल थी, और जो उन्होंने गैस दिया और बाकी कुछ 500 रुपये जो औरतों को दिया, उस पर निर्भर थे। तो मेरा मानना है कि कम से कम और नहीं तो 20 करोड़ लोग रहे होंगे जिनका काम ठप हो गया था और जिनकी आमदनी ठप हो गई थी या कम हो गई थी। तो अगर ये मान लें कि हम 4 लोग एक व्यक्ति पर निर्भर करते हैं, तो ये मतलब कि 80 करोड़ लोग हो गए। तो जो 23 करोड़ की संख्या है उससे कहीं ज़्यादा लोग हैं। अब उनमें से 80 करोड़ में से कितनों को राशन मिला, कितनों को जो गैस मिली, वो हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। पर कहीं 23 करोड़ 80 करोड़ के बीच में लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए होंगे। तो ये तो भयानक आंकड़ा है, किसी भी देश के लिए बहुत डराने वाला है। हम ये दावा कर रहे थे हम विकासशील देश बन चुके हैं और विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, समृद्धि आ रही है। बेशक गरीबी और जो विषमता है वो भी बढ़ रही थी, लेकिन देश में विकास एक तरह का हो रहा था। उसके उसके ऊपर अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना गया है कि पिछले 2.5-3 दशकों में देश में थोड़ा समृद्धि आई है। तो ये जो उपलब्धि थी, ये जो गरीबी आई है पेंडेमिक की वजह से, उसके पहले डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से, ये हमारी जो जो अर्थव्यवस्था है उसको कहाँ ढकेल देगी?
तो देखिए, ऐसा है कि अभी अर्थव्यवस्था में बहुत अनिश्चितता चल रही है कि अर्थव्यवस्था में कितनी बढ़त है, कितनी नहीं है। और जो गरीबी है वो असंगठित क्षेत्र में केंद्रित है। जो संगठित क्षेत्र वाला होता है वहाँ पे गरीबी तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है। हाँ, पर अगर इसको मान लें कि जो असंगठित क्षेत्र है वहीं पे गरीबी ज़्यादा है, तो क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली गई है नोटबंदी के बाद से, तो असंगठित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। अब उसके पूरे आंकड़े हमारे पास हैं नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि उसमें से काफ़ी लोग जो हैं वो आज परेशानी में आ गए हैं। जैसे कि एक सर्वे हुआ था, तो उसमें आज से 2 साल पहले, तो उसमें बताया था कि जो ये आते हैं चौक पे मजदूर, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2 महीने में हमें 5 दिन का काम मिला या 10 दिन का काम मिला। तो ये मतलब है कि वो काम तो मिलता रहा बीच बीच में थोड़ा बहुत, लेकिन वो परिवार को संभालने के लिए काफ़ी नहीं था। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये गरीबी ही दिखाता है, और इसलिए हमें गरीबी की परिभाषा को देखना पड़ेगा कि गरीबी की परिभाषा क्या है हमारी। तो गरीबी की परिभाषा स्पेस और टाइम स्पेसिफिक होती है, यानी कि जैसे लद्दाख में कोई अगर जीवन व्यापन कर रहा है, तो वहाँ पे तो अगर अच्छा कपड़ा नहीं होगा, अच्छा घर नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगी जलाने के लिए और खाना नहीं होगा, तो आप एक जाड़ा भी नहीं पार कर सकते, आप खत्म हो जाएंगे। पर ये जो चीज़ें वहाँ पे गरीबी दिखाएगी, वो एक प्लेन्स में मिडिल क्लास का एग्जिस्टेंस है। और अगर आप तमिलनाडु चले जाएं, तो तमिलनाडु में एक छप्पर के नीचे केला खा के वेष्टी पहन के आप जीवन बसर कर सकते हैं। तो जो पॉवर्टी लाइन तमिलनाडु की होगी और जो लद्दाख की होगी वो बिल्कुल फर्क होगी। तो इसलिए जी। स्पेस और टाइम स्पेसिफिक है। तो अब हमने ये मान लिया है कि पहले जैसे कि गरीबी को हम मानते थे कि जो चप्पल जो नहीं पहनता है वो गरीब है। हाँ, 70 के दशक, उसके बाद चप्पल आ गई, फिर आज हम कहते हैं कि जिसके पास मोबाइल फोन है वो गरीब कैसे हो सकता है। पर ये जो कंजम्पशन होता है वो सोशल मिनिमम नेसेसरी कंजम्पशन, मतलब कि आज जी। के समाज के तौर पे आज क्या मिनिमम नेसेसरी है, और ये बदलता रहता है। जैसे जैसे समाज में तरक्की होती है तो ये बदलता है। जैसे अमेरिका में सोशल मिनिमम नेसेसरी कंजम्पशन कुछ और है, हमारे देश में कुछ और है। तो जो हमारी लेकिन गरीबी की रेखा है वो वहां नहीं मान सकते कि वो गरीबी है। जी, लेकिन अरुण जी, ये अनूप सतपथी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि 375 रुपए प्रतिदिन अगर आय हो रही है तो उसको गरीबी रेखा से ऊपर मान लिया जाए। तो वो 375 रुपए हम जानते हैं कि अधिकांश आबादी की आय प्रतिदिन नहीं है देश में, तो इसका मतलब है बड़ी संख्या में उसके नीचे लोग हैं। और अब जब आय और घट गई है, अभी कुछ समय पहले कहा जाता था कि 82 करोड़ लोग देश में 20 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं। तो ये तो भयानक है, मतलब 90% आबादी हमारी गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये बात सही है कि ये गरीबी को आंकना बहुत ही कठिन काम है। ये हमको एक अपना स्टैंडर्ड डिटरमिन करना पड़ेगा कि जो मिनिमम लिविंग वेज है वो क्या है। तो लिविंग वेज का मतलब है कि खाना पीना तो एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ में बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब है। तो मैंने देखा था कि जैसे सन 90 और 99 के बीच में, हाँ, जैसे जब ये हमने नई आर्थिक नीतियाँ लागू की और प्राइवेटाइजेशन का दौर बढ़ गया एजुकेशन में और हेल्थ में, तो केरला में मैंने देखा था एक स्टडी में कि 1990 से लेकर 1999 के बीच में जो सबसे गरीब तबका था उसका हेल्थ का खर्चा 750% से 1100% बढ़ गया, और जो सबसे अमीर तबका था उसका सिर्फ 250% बढ़ा। तो ये क्योंकि निजीकरण हुआ तो जो स्वास्थ्य पे खर्चा वो बढ़ गया। तो यानी कि जो आपके पास पैसा बचा खाने पीने के लिए वो कम पड़ गया। तो आपकी आमदनी जरूर बढ़ी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि आप अपने जो एसेंशियल खर्चे हैं, स्वास्थ्य के हैं, बच्चों की शिक्षा के हैं, खाने पीने के हैं, और जो चीज़ें हैं उसका आप जो उठा पाएँ। तो मेरा मानना है कि गरीबी रेखा बदलती रहती है। गरीबी रेखा कोई फिक्स नहीं है कि मतलब 1962 में हमने फिक्स कर दिया है गरीबी की रेखा और उसके हिसाब से हम आज भी आंकते रहें उसको। पर उस समय तो जैसे कि गरीबी की रेखा में हमने स्वास्थ्य को और शिक्षा को जोड़ा नहीं था। हमने ये कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा तो स्टेट प्रोवाइड करेगा तो मुफ्त में मिलेगा, तो इसलिए उसको हम एक्सक्लूड किया। उसी तरह बहुत सारी सर्विसेज हैं। आजकल जो अर्थव्यवस्था है उसमें सर्विसेज का जो हिस्सा है वो करीब 7% के करीब पहुंच गया है। तो अब हम उसको अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो भी एक परेशानी है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आपको मतलब जैसे सड़क पे भी रह रहे हैं तो आपको कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है कि आप सड़क पे रह रहे हैं, पर ये कोई बात नहीं हुई है। जब आपके पास घर नहीं होगा सही ढंग का तो उसको आप नहीं काउंट कर सकते। तो मेरा मानना ये स्पेस टाइम स्पेसिफिक है। गरीबी की रेखा तो बढ़ती रहेगी। और आज मोबाइल फोन हम ये नहीं कह सकते कि वो एसेंशियल नहीं है। जो परिवार पलायन करके आता है गांव से शहर में
उसके लिए वो मोबाइल फ़ोन भी एसेंशियल हो जाता है, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए हमें एसेंशियल की डेफिनेशन में। फिर जैसे कि कोई मजदूर है, उसको काम मिलता है, जैसे कि कोई मैकेनिक है, उसको लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उसके लिए वो काम का जरिया होता है। तो इसलिए जो हमारी डेफिनेशन है वो सिर्फ वो नहीं हो सकती जो 1962 में थी या जो 93 में थी, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये सरकारें ये दिखाने के लिए कि बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो उसी पुरानी गरीबी की रेखा के अनुसार वो अपना जो मापते रहते हैं, ये अब जी बेहतर ही हो गई है। तो मेरा मानना है कि गरीबी एक्चुअली भारत में कम नहीं हुई है। अभी दिल्ली का एक इकोनॉमिक सर्वे आया था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे 2018 में, अगर उसको आप देखें तो वहां पे ये दिखता है कि जो 10,000 रुपए से खर्च कम कर रहे थे परिवार, उनकी संख्या करीब 42% थी, और जो 10,000 से 25,000 खर्च कर रहे थे उनका जो प्रतिशत 47% था। यानी कि 25,000 रुपए से कम खर्च करने वालों की जो संख्या थी वो 90% थी दिल्ली जैसे शहर में, जबकि दिल्ली बहुत महंगा है, मतलब जो बाकी और छोटे शहर वगैरह वहां पे इतनी महंगाई नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये 90% थे जो 25,000 रुपए से कम खर्च कर रहे थे, इनमें मैं कहूंगा कि 70% गरीब है। उसमें अति गरीब जो है वो करीब 40% है। तो अति गरीब का मतलब है कि जिसको खाना पीना भी पूरी तरह से नहीं मिल रहा, और उसी ने वर्ल्ड बैंक की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है वो $1.25 है, और जो पॉवर्टी लाइन है वो $2 है। हाँ? तो अगर आप $2 से 10 सेंट, यानी $2 मतलब आज के उसमें 150 रुपया हो गया प्रति दिन, तो अगर आप 150 की जगह 155 कमा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आप अमीर हो गए, आप फिर भी गरीब हैं, लेकिन बॉर्डर लाइन पे। अब हुआ ये कि पैंडेमिक के आने से वो जब आपकी तनख्वाह कट गई, आपके जो सैलरी खत्म हो गई, या जो आप जो वेज कमा रहे थे वो खत्म हो गया, तो फिर आप ये 155 भी नहीं कर पाएंगे। आप वो जो $1.25 है, जो मतलब 90 रुपए है, 90 रुपए भी आपके पास नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। जी, तो अरुण कुमार जी, अगर हम ये आंकड़ों में ना भी जाए कि हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़े गरीबियों के नहीं हैं, क्योंकि उसकी सही डेफिनेशन ही नहीं है। तेंदुलकर कमेटी से लेके अनूप सतपथी समिति तक बस सिफारिशें और कुछ कुछ मॉडल बनाए जाते रहे, लेकिन कभी उस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन ये तो कोई भी स्वीकार करेगा कि भारत में अब असाधारण गरीबी है, पेंडेमिक के बाद और भी भयानक गरीबी हो गई है, और ये गरीबी अब हमारे अर्थशास्त्रियों के लिए, हमारी सरकारों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पैंडेमिक हमें दिखा रहा है कि जो 90% हमारी जनता है वो एक पैंडेमिक से कोप नहीं कर पा रही। उसी तरह जैसे कि परेशानी आती है कि जब बाढ़ आ गई, आपका जो कोई जो सूखा पड़ गया, तो उसको भी नहीं कोप कर पाता। तो इसीलिए मैंने कहा ना, लिविंग वेज होनी चाहिए। लिविंग वेज का मतलब है कि कुछ आपकी बचत भी होनी चाहिए, जिससे कि जब बुरा समय आए तो आप जो काम चला पाए। तो अभी जैसे कि सर्वे हुए थे तो उसमें पता लगा कि 80% लोगों ने कहा कि हमारे पास इतनी बचत नहीं है कि हम एक हफ्ते का राशन पानी खरीद सकें। तो यानी कि राशन पानी नहीं खरीद सकते तो उनके बच्चे भी जो स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल वैसे भी बंद हो गए, उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती, उनका स्वास्थ्य का खर्चा नहीं उठा सकते, तो घर पे। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये बहुत ही एक चैलेंज है, क्योंकि ये आपत्तियां आती रहती हैं हमारे देश में। कभी सूखा है, कभी बाढ़ है, और ये पैंडेमिक आ गया है, और ऐसा पैंडेमिक आता रहेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि जो वायरस नए नए नहीं आएंगे। अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में ये 7वां नया वायरस आया है। सार्स था, मेर्स था, नीपा था, इबोला था, वगैरह वगैरह। और इबोला तो बहुत भयंकर था, उसमें तो 50% लोग जो संक्रमित हुए उनकी डेथ हो गई। यहाँ तो 1% की डेथ हो रही है। अगर कोई ऐसा मिक्स आ जाए जिसमें इबोला और ये जो सार्स कोव-2 है, ये मिक्स हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर हमें समाज ढंग से चलाना है तो सबको एक लिविंग वेज होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, वहां पे लिविंग वेज होती नहीं है। उसको तो हम एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की तरह ट्रीट करते हैं, कि जिससे कि हम वर्कर्स की वेजेस को कम रख सकें, जिससे कि जब प्रॉफिट हमारा बढ़ सके। तो ये जो सारा का सारा तंत्र है, मतलब मेरा मानना है कि जो गरीबी है वो एक एंड प्रोडक्ट है। हमारी जो सारी गलत नीतियां हैं उसका एंड प्रोडक्ट है। ना हमने शिक्षा पे ध्यान दिया, ना हमने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, ना हमने उनके खाने पीने पे ध्यान दिया। और अभी भी जैसे देखिए, कहते हैं कि हमारे पास 75 मिलियन टन के फूड स्टॉक्स हैं, है ना। एक तरफ गरीबी है जहाँ पे कुपोषण है, 30-40% महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिनको पूरा पोषण नहीं मिलता है। तो हम जो भंडार हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर देते। पर लेकिन अभी की जो नई आर्थिक नीतियां हैं वो कहते हैं कि मुफ्त में कुछ नहीं देना चाहिए, है ना,
क्योंकि मार्केट उससे डिस्टर्ब हो जाता है। वो तो सारी मार्केट पे आधारित चीजें हैं। तो जब तक मार्केट पे आधारित चीजें रहेंगी तो हम गरीबों का जो है फायदा नहीं कर सकते, उनका हित नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सरकार की नीतियां जो हैं उनको बदलना पड़ेगा। हमारा जो डेवलपमेंट का जो पैराडाइम है उसको ही बदलना पड़ेगा। और जब से बाजारीकरण आया है तब से तो हालात और भी बिगड़ गए हैं। जी, तो ये तो हम पिछले 3 दशकों से देख रहे हैं कि ये खास तरह की नीतियां हैं, उनका असर गरीबों पर बहुत पड़ रहा है लगातार। लेकिन अगर आपको मोदी राज में गरीबों की स्थिति या गरीबी गरीबी बढ़ने के पर कारण देने हों, तो वो कौन-कौन से गिनाएंगे आप? जो पिछली सरकारें हैंडल कर रही थी वो एक तरह उसी को क्रम को मोदी ने भी जारी रखा, लेकिन कई नीतियां उन्होंने बहुत एक्सट्रीम पर भी ले गए हैं, तो उनका क्या असर पड़ा? तो देखिए ऐसा है कि जैसे कि पिछली सरकारें थी यूपीए वगैरह, उन्होंने मान लिया था कि जो बाजारीकरण की नीति है उससे गरीबी बढ़ती है, तो एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया था कि जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसी सब चीजें उन्होंने कुछ इंतजाम किए थे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड वगैरह, मिड डे मील स्कीम वगैरह है, और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ये सब किया। अब ये जो सरकार थी ये और ज्यादा प्रो बिजनेस है, ये इसको मान नहीं रही थी कि ये सब चीजों की जरूरत है। वो तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को ही सही नहीं मानते थे, वो कहते थे इसको तो खत्म कर देना चाहिए, लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे अगर ये सब होगा। तो जो सप्लाई साइड की नीतियां हैं जो इस सरकार ने अपनाई हैं वो और ज्यादा असमानता को बढ़ाती हैं। और क्योंकि ये पॉलिसी इंड्यूस्ड है, मतलब पहले तो पॉलिसी इंड्यूस्ड दूसरी तरह से था, अब तो गलत नीतियां आपने अपना ली कि पहले आपने नोटबंदी कर दी, फिर आपने जीएसटी कर दिया बिना सोचे समझे, फिर आपने जो एनबीएफसी का क्राइसिस, बैंकिंग का क्राइसिस आ गया, और फिर आपका जो डिजिटाइजेशन आपने फोर्स किया। तो इनकी वजह से स्थिति और भी गंभीर हो गई असंगठित क्षेत्र की, क्योंकि डिमांड शिफ्ट कर गई। तो ये मतलब ये पॉलिसी इंड्यूस्ड जो चीजें हैं ये इनको नहीं करना चाहिए था, इनको ये सोचना चाहिए था। लेकिन आज हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसकी तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। तो अब जैसे पैंडेमिक के में हमने लॉकडाउन किया, अब हमने ये सोचा ही नहीं कि जो गरीब आदमी है कि कैसे गुजर बसर करेंगे कैसे 10 लोग एक कमरे में, 10 बाई 10 के कमरे में 24 घंटे रह सकते हैं, तो उनको डिस्पर्स करना। तो यानी कि जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनके जहन में ये है ही नहीं कि गरीबी को हमको क्या करना है। वो तो चाहते हैं कि बिजनेस को हम जब फायदा पहुंचाएं, और बिजनेस जब इन्वेस्ट करेगा तो उससे गरीबी कम होगी, यानी ट्रिकल डाउन। तो ट्रिकल डाउन की पॉलिसी तो हमने 1991 से किया, उसके पहले भी किया, लेकिन अब उसको एक और एक्सट्रीम पे ले गए। तो ये जो नीतियां हैं इसी की वजह से जो गरीबी है और वो ज्यादा एंट्रेंच होती चली जा रही है समाज में। अंतिम सवाल है मेरा कि पिछले साल सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी। हमें पता है कि उस पैकेज की भी असलियत क्या है। अब साल भर बाद और बड़ी बुरी स्थिति हो गई, लेकिन इस तरह का कोई पैकेज भी घोषणा भी नहीं कर रही है। सीतारमन खुद मान रही हैं कि जो पिछला पैकेज था वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये एक सरकार की नाकामी भी दिखाता है, नाकाबिलियत भी दिखाता है, दृष्टि का अभाव भी दिखाता है। ये तमाम चीजें हैं जो गरीबी को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। जी हाँ, मेरा मानना है कि दृष्टि की कमजोरी है। ये जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आत्मनिर्भर जो भारत पैकेज वो भी सप्लाई साइड था, उसमें भी क्रेडिट पे ज्यादा जोर था, और गरीबों के हाथ में पैसा देना वो जोर नहीं था, क्योंकि वो 2-2.5 लाख करोड़ ही था। उसमें से भी कई स्कीम्स थी जो पहले से ही चली आ रही थी। तो बजट से जो एक्स्ट्रा जो खर्चा किया गरीबों के लिए वो बहुत कम था, वो जीडीपी का 1% भी नहीं था। जबकि एक्चुअल में जो हमारा नुकसान हुआ वो तो 29% हुआ। तो कम से कम ये है कि 10-1% तो जो है हमारा जीडीपी का जो देना चाहिए था, जिससे कि जो गरीबी कम हो, जिससे कि जो परेशानी है वो कम हो सके। और अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये सेकेंड वेव के दौरान फरवरी में बजट आया था, अब वो सारा बजट ही गड़बड़ा गया, क्योंकि उसमें 11% की जो बढ़त मानी गई थी, लेकिन अभी कहीं 11% तो बढ़त होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए जो बजट है वो सारा रिफॉर्मुलेट करके, और जो गरीबों हैं उनकी तरफ जो ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार की दृष्टि नहीं है वहाँ पे। दृष्टि है कि कैसे बिजनेस को रिवाइव किया जाए, कैसे हम बिजनेसमैन को और कंसेशन दें। तो इसलिए मेरा मानना है कि दृष्टि बदलनी होगी और तभी नीतियां बदलेंगी, और उसके लिए पब्लिक प्रेशर बहुत जरूरी है। जो हमारा पब्लिक प्रेशर है वो इस समय, क्योंकि ये एक अथॉरिटेरियन रिजीम है इस समय, और जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट लगा हुआ है, तो ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं कहीं हो सकती है। किसान तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी प्रोटेस्ट हो जिससे कि हम अपनी गरीबी की तरफ ध्यान दे सकें, गरीबी को कम कर सकें। और जैसे मैंने कहा, लिविंग वेज देना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक पॉलिसी चेंज की जरूरत है कि कैसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और ऑर्गेनाइज सेक्टर में लिविंग वेज, तो लिविंग वेज का डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, जो अभी करना चाहिए। जी, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि
बेशक पेंडेमिक ने गरीबी बढ़ाने में योगदान किया है, लेकिन उससे कम योगदान इस सरकार का नहीं है, इस सरकार की नीतियों का नहीं है। उसकी नीतियों के वजह से भी गरीबी बेलगाम होती जा रही है। उसको रोकने के लिए जो किया जाना चाहिए वो नहीं कर रही है। उसका ध्यान सप्लाई साइड पे है, जबकि डिमांड साइड पर आना चाहिए और लोगों के हाथों में पैसा रखना चाहिए, ताकि इस महामारी के बीच वो सरवाइव भी करें और ठीक ठाक अपने को देख रख सकें। और कंजम्पशन बढ़ेगा तो पूरा साइकिल अर्थव्यवस्था का चलने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी इस बातचीत के लिए, धन्यवाद इस श्रृंखला में। और मैं बता दूं कि कल हम फिर मिलेंगे मोदी राज की अर्थव्यवस्था का जायजा लेने और पेंडेमिक के दौरान जो स्थितियां बनी हैं, और कल हम देखेंगे कि जो छोटे लघु मध्यम उद्योग हैं वो किस तरह से इस पेंडेमिक के से प्रभावित हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है और क्या उनको संभालने के लिए सरकार कुछ कर रही है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।